चैप्टर 2 चल रहा है, एक रैपिड रिवीजन पूरे चैप्टर का। स्टार्टिंग कॉन्सेप्ट सभी ध्यान से सुनना जरा। देखिए, सबसे पहले हम इस चैप्टर में स्टार्ट करने वाले हैं, जो इसका मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, वो टॉपिक है डायमेंशनल एनालिसिस। डायमेंशनल एनालिसिस, उसको पढ़ने से पहले हमें बेसिक 2-3-4 बातें इसमें करनी है। जैसे आप सभी ने पढ़ा है कि इंग्लिश में वर्ड्स होते हैं, वर्ड्स, कैट, डॉग, एलिफेंट, ये सारे वर्ड्स किससे मिलके बने होते हैं? अल्फ़ाबेट से। अल्फ़ाबेट मतलब वो बेसिक चीज़ हैं, वो बिल्डिंग ब्लॉक हैं जिनसे मिलकर फिजिक्स के, इंग्लिश के सारे वर्ड्स बनते हैं। ऐसे ही फिजिक्स में भी बिल्डिंग ब्लॉक, जो बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स हैं, जो बेसिक क्वांटिटी हैं, वो 7 क्वांटिटी होती हैं। इंग्लिश में कितने होते हैं? 26 अल्फ़ाबेट होते हैं जिनसे मिलकर सारे वर्ड्स बनते हैं। ऐसे फिजिक्स में भी हम कह सकते हैं कि फिजिक्स की जो ABCD हैं वो 7 हैं। कौन कौन सी है हमारे पास? वो है मास, लेंथ, ये एक शॉर्ट में रिवीजन, इसलिए मैं इसकी डेप्थ में नहीं जाऊंगा, ठीक है। मास, लेंथ, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, amount of substance, and next one is luminous intensity, amount of substance, luminous intensity, ठीक है। ये क्या चीज़ है? इन क्वांटिटी को हम कहते हैं, इन्हें कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटी क्या मतलब रहा इन बातों का? जैसे हमने देखा है कि किसी लेटर में, किसी वर्ड में, इंग्लिश में अगर बी आ रहा है तो क्या ऐसा कोई नियम है कि बी आएगा साथ में एच भी आएगा? क्या किसी भी वर्ड पर ऐसी कोई बाउंडेशन होती है कि इसमें ये लेटर आएगा तो ये तो आएगा ही आएगा? ऐसा कोई आवश्यक नहीं है। ये इस तरह के नियम अगर इंग्लिश में नहीं है तो सेम कहानी यहाँ पे भी फिजिक्स में होती है। हम ऐसा कह सकते हैं इंग्लिश में कि लेटर्स इंग्लिश के वो सबसे छोटी चीज़ें हैं जो एक दूसरे पर डिपेंड नहीं करती हैं। ऐसा ही सेम यहाँ फिजिक्स में देखा जाता है कि ये वो क्वांटिटी हैं जिन पर दूसरी क्वांटिटी डिपेंड करती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती। ऐसा मतलब नहीं है, मेरे जैसे उदाहरण के लिए मेरे पास ये डस्टर है, मुझे इस डस्टर का मास चेक करना है। इसका मास होगा अप्रॉक्स 70 ग्राम, 75 ग्राम के आसपास, या मैक्स 100 ग्राम होगा, 100 ग्राम का है। तो क्या इसका ये मास इसकी लेंथ पे डिपेंड कर रहा है? देखो कैसे, मान के चलो इतनी ही लेंथ का मैं आयरन का डस्टर ले आऊँ, आयरन का बना हुआ, इतनी ही लेंथ का, तो क्या लेंथ इतनी है तो मास इतना ही होगा? इस बात की कोई श्योरिटी है? क्या लेंथ पे डिपेंड कर रहा है मास? नहीं, मास तो इस बात पे डिपेंड कर रहा है कि इसके अंदर कितने पार्टिकल्स पाए जा रहे हैं, वो अलग चीज है। मास अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। जब मास लेंथ पर डिपेंड नहीं कर रहा तो क्या लेंथ मास पे डिपेंड करेगी? लेंथ अपने आप इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। ऐसी जितनी भी ये सारी क्वांटिटी, टाइम डिपेंड करता है। आपने अभी इसका मेजरमेंट किया, समय टाइम कितना हो रहा है? 2:35। क्या इस चीज पे डिपेंड कर रहा है टाइम? टाइम अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी है। तो हम कह सकते हैं फिजिक्स में वो बेसिक क्वांटिटी जिन पर और क्वांटिटी डिपेंड करती हैं, ये किसी पे डिपेंड नहीं करती, ये अपने आप में इंडिपेंडेंट क्वांटिटी होती हैं। ऐसी क्वांटिटी को कहा जाता है फंडामेंटल क्वांटिटी। इसे हम लिख सकते हैं या शॉर्ट में कहा कर सकते हैं, ठीक है, लिखने के बाद बता देंगे। इनको कहते हैं लोग, ये इंडिपेंडेंट होती हैं, इंडिपेंडेंट हैं। ये क्वांटिटी किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती हैं। क्या ये बात सभी को समझ में आ रही है? यस और नो? यस और नो? ठीक, थोड़ा लाउडली बोला करो, समझ में आता है। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होगी? शॉर्ट में फंडामेंटल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। फंडामेंटल क्वांटिटीज आर दोज क्वांटिटी विच आर इंडिपेंडेंट ऑफ एनी अदर क्वांटिटी। कौन सी क्वांटिटी हुई है? ये वो क्वांटिटी है जो दूसरी क्वांटिटी पर डिपेंड नहीं करती हैं। ये अपने आप में इनका खुद का वजूद है, ये किसी और पर डिपेंड नहीं करती, और क्वांटिटी इनसे बनती हैं। क्या मतलब इस बात का? और क्वांटिटी से बनती हैं। जैसे आपने पढ़ा है फोर्स का फॉर्मूला, जैसे आपने पढ़ा है स्पीड का फॉर्मूला, जैसे आपने पढ़ा है एरिया का फॉर्मूला, आपने पढ़ा है वॉल्यूम का फॉर्मूला। जरा देखें क्या इनके फॉर्मूले होते हैं। व्हाट इज द फॉर्मूला? स्पीड डिस्टेंस अपॉन टाइम। स्पीड इज डिस्टेंस अपॉन टाइम, बचपन से रटा हुआ फॉर्मूला है। डिस्टेंस इक्वल टू, सॉरी, स्पीड इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस अपॉन टाइम, डिस्टेंस क्या है? डिस्टेंस क्या है इनमें? मास है क्या? नहीं, लेंथ है। डिस्टेंस क्या? लेंथ है। लेंथ और टाइम से मिलकर बन रही स्पीड। हम कह सकते हैं कि स्पीड डिपेंड कर रही है लेंथ और टाइम पर।
इनसे मिलकर ये क्वांटिटी बन रही है। ये वो दो क्वांटिटी हैं जिन्होंने डेराइव किया है इस क्वांटिटी को। सेम यहां एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, लेंथ इंटू ब्रेथ। लेंथ भी लेंथ है, ब्रेथ भी तो एक लेंथ है, जैसे डिस्टेंस एक लेंथ है, ब्रेथ भी एक लेंथ ही है। तो वी कैन से दैट लेंथ और लेंथ के मल्टीप्लाई से एरिया बन रहा है। तो एरिया क्या है, एरिया फंडामेंटल है या नहीं, एरिया इन पे डिपेंड कर रहा है, एरिया इनसे डेराइव किया गया है। सेम इन केस ऑफ वॉल्यूम, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट, दीज थ्री क्वांटिटीज आर ऑल्सो लेंथ, ये लेंथ है। एक्सेलरेशन की बात करें हम, एक्सेलरेशन का फॉर्मूला होता है हमारे पास वेलोसिटी अपॉन टाइम। वेलोसिटी क्या होता है, वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, एक टाइम और रहा है यहाँ पे नीचे, तो डी अपॉन टी स्क्वायर, ऐसा भी हम बोल सकते हैं एक्सेलरेशन के लिए। एक्सेलरेशन इक्वल टू द वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी होती है डिस्प्लेसमेंट अपॉन, ये सब चीज़ हम दोबारा पढ़ेंगे अभी चैप्टर नंबर 3 में, ये कहाँ से आ गया कंफ्यूज नहीं होना, जस्ट मैं बता रहा हूँ, ये सब चीज़ें पुरानी 9th क्लास की आपकी पढ़ी हुई हैं, अगर आपको याद नहीं भी है तो हम दोबारा करेंगे, डोंट वरी। वेलोसिटी अपॉन टाइम, डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम मैंने लगा दिया वेलोसिटी की जगह पर, तो यहाँ पर ये फाइनली बन गया डी अपॉन टी स्क्वायर। डी क्या है, डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ, टी क्या है, टाइम, तो डिस्प्लेसमेंट यानी कि लेंथ और टाइम से मिलकर बनना है एक्सेलरेशन, लेंथ और टाइम से डेराइव हुआ है एक्सेलरेशन। इन क्वांटिटी को कहा जाता है डेराइव्ड क्वांटिटी, ये डेराइव की हुई क्वांटिटी है, इस वजह से ये फंडामेंटल नहीं है, ये फंडामेंटल पे डिपेंड कर रही है। फंडामेंटल थोड़ा सा एक बार समराइज करते हैं पूरी कहानी को। फंडामेंटल क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, वो क्वांटिटी जो किसी दूसरी क्वांटिटी पे डिपेंड नहीं करती है। डेराइव्ड क्वांटिटी कौन सी क्वांटिटी होती है, जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की जाती है। जैसे अब थोड़ा सा बात समझना आगे से, जरा इस वाले बोर्ड पर ले आए जरा। हमने देखा स्पीड का फॉर्मूला क्या था, लेंथ अपॉन टाइम। स्पीड था हमारे पास, डिस्टेंस अपॉन टाइम था ना, डिस्टेंस का मतलब है बेसिकली लेंथ अपॉन टाइम, है ना। ऐसे ही मैं अगर बात कर रहा हूं एरिया की, तो एरिया क्या है, एरिया है बेसिकली लेंथ इंटू लेंथ, मतलब लेंथ का स्क्वायर। वॉल्यूम क्या है, लेंथ इंटू लेंथ इंटू लेंथ, अरे ये एल बी एच है लेकिन है तो लेंथ ही। ऐसी एक्सेलरेशन क्या है, लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर, एक्सेलरेशन है लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। लेंथ अपॉन टाइम का स्क्वायर। अगर मैं इन सबकी पावर पे विचार करूँ जरा, तो क्या मैं इसे लिख सकता हूँ लेंथ की पावर 1 और टाइम की पावर -1। भाई टाइम की पावर 1 है, मैं इसको अगर ऊपर लेके जाऊंगा तो ये बन जाएगा टाइम की पावर -1। सेम केस में यहाँ पे मैं इसको लिख सकता हूँ लेंथ की पावर 2, इसे लिख सकते हैं हम लोग लेंथ टू द पावर 3, इसे लिख सकते हैं हम लोग लेंथ टू द पावर 1 एंड टाइम टू द पावर -2। क्या ये समझ में आ रहा है क्या लिखा मैंने? हम जस्ट इसको पावर की फॉर्म में कन्वर्ट कर रहे हैं। एक नया टॉपिक हम यहाँ पे स्टार्ट करने जा रहे हैं, उस टॉपिक का नाम है डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती हैं, डायमेंशन जैसा कि आपने देखा, डेराइव्ड क्वांटिटी वो क्वांटिटी हैं जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की गई, ऐसी क्वांटिटी जो फंडामेंटल क्वांटिटी से डेराइव की गई है। आपने देखा कि फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर कुछ पावर लगाई हमने, कुछ पावर लगाई, इन पावर को लगाने से डेराइव क्वांटिटी हमें मिली। फंडामेंटल क्वांटिटी पर कुछ पावर लगाई हमने, जैसे लेंथ की पावर 1 लगाई, टाइम की पावर -1 लगाई। फंडामेंटल क्वांटिटी की कुछ पावर लगाने पर हमें डेराइव क्वांटिटी मिल रही है, तो इन पावर को कहा जाता है डायमेंशन। डायमेंशंस क्या होती है, ये डेफिनेशन याद रखना, आगे चल के कंफ्यूजन हो जाता है। डायमेंशन होती है साहब MLT, ये सब ये डायमेंशन नहीं है, डायमेंशनल फॉर्मूला है। डायमेंशन तो ये पावर है कि साहब लेंथ की पावर कितनी लगाई, टाइम की पावर कितनी लगाई है, मास की उसकी पावर कितनी लगाई है, तो ये फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर आप लगा रहे हैं ताकि हमें डेराइव क्वांटिटी मिल सके, इन पावर्स को कहा जाता है डायमेंशन। डिफाइन करें तो उसको ऐसे डिफाइन करेंगे, घर जाके आप इसको चाहे वीडियो को पॉज करके आराम से डेफिनेशन नोट कर लेना। डिफाइन करेंगे उस तरह करेंगे कि डायमेंशंस आर द पावर्स, डायमेंशंस आर द पावर्स टू विच फंडामेंटल क्वांटिटीज आर रेज्ड। डायमेंशन वो पावर हैं जहां तक फंडामेंटल क्वांटिटी को रेज किया जाता है, फंडामेंटल क्वांटिटी के ऊपर जो पावर लगाई जाती है टू ऑब्टेन डेराइव्ड क्वांटिटी। जो क्वांटिटी आपको डेराइव करनी है उसको प्राप्त करने के लिए, उसको ऑब्टेन करने के लिए फंडामेंटल क्वांटिटी पे जो पावर आप लगा रहे हैं उन पावर्स को कहा जाता है डायमेंशन। इन शॉर्ट वी कैन से कि भाई स्पीड के लिए लेंथ में डायमेंशन 1 है, टाइम में डायमेंशन -1 है।
एक्सेलरेशन के लिए लेंथ में डायमेंशन 1 है, टाइम में डायमेंशन -2 है। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? लेकिन अब एक छोटी सी प्रॉब्लम और है यार, इनके नाम अगर हम बार बार इतने बड़े बड़े लिखेंगे तो डायमेंशनल फॉर्मूला जो बनेगा वो बहुत बड़ा बन जाएगा। जैसे केमिस्ट्री में हम पढ़ते हैं वाटर का फॉर्मूला क्या होता है, H2O। अब H2O कैसे? क्योंकि आपने याद कर रखा है, सिंबल पता है आपको H2। स्टार्टिंग में इसी बात को हम सोचे, जब मान के चलो हमारे पास सिंबल्स नहीं थे, जे बेज़ेलियस का एक कॉन्सेप्ट था, उन्होंने सिंबल्स के बारे में बात की थी। उससे पहले 9th में पढ़ा है डाल्टन के बारे में, डाल्टन ने तमाम सिंबल दिए थे, ऐसे ऑक्सीजन का O बना दो, गोल्ड का से O बना के अंदर G बना दो, कार्बन का पूरा काला गोला बना दो, अलग अलग तरह के सिंबल बनाए थे। वो और कॉम्प्लिकेटेड थे, उससे अच्छा तो नाम याद रख लो सिंबल की जगह। जे बेज़ेलियस का एक कॉन्सेप्ट आया था, आपने केमिस्ट्री में पढ़ा हुआ 9th क्लास में। उन्होंने सिंबल्स दिए ताकि चीज़ों को आसानी से समझा जा सके। जैसे अब हाइड्रोजन है तो हाइड्रोजन के लिए H बना देंगे, ऑक्सीजन है ऑक्सीजन के लिए O बना देंगे, नाइट्रोजन है उसके लिए N बना देंगे। तो आसान आसान सिंबल उन्होंने दिए थे। ऐसे ही कुछ आसान सिंबल यहाँ दिए जाते हैं ताकि आराम से इन्हें ईजिली शॉर्ट तरीके से लिखा जा सके। ये भी अपने आप में एक डायमेंशनल फॉर्मूला जैसा ही है, बट इसको शॉर्ट तरीके से आपको लिखना जरूरी है बस। तो इसके लिए जरा इधर ध्यान दें, इसके लिए हमने क्या किया, इन फंडामेंटल क्वांटिटी के आगे इनके कुछ सिंबल्स बना दिए। इन फंडामेंटल क्वांटिटी के लिए, जैसे मास की हम बात करें, मास के लिए हम इस्तेमाल करेंगे कैपिटल M। अब से जब भी कभी हमें मास को रिप्रेजेंट करना है, ये डायमेंशनल फॉर्मूला की बात कर रहा हूं मैं, तो मास के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला अब से इस्तेमाल किया जाएगा कैपिटल M। लेंथ के लिए डायमेंशनल फॉर्मूला इस्तेमाल किया जाएगा कैपिटल L। ऐसे टाइम के लिए इस्तेमाल किया जाएगा T। टेम्परेचर के लिए इस्तेमाल किया जाएगा कैपिटल K या थीटा। इलेक्ट्रिक करंट के लिए इस्तेमाल किया जाएगा A। अमाउंट ऑफ सब्सटेंस और लुमिनस इंटेंसिटी, दीज आर नॉट इन सिलेबस, दीज आर मच मच फार अवे फ्रॉम सिलेबस, इसलिए हम इसको डिस्कस नहीं करेंगे। जस्ट बता दे रहा हूँ, इसके लिए हम इस्तेमाल करते हैं MOL, इसके लिए इस्तेमाल करते हैं CD। इनके यूनिट होते हैं फंडामेंटल यूनिट, ये पुराना अलग टॉपिक है पूरा अपने आप में। मास का यूनिट होता है किलोग्राम, लेंथ का होता है मीटर, टाइम का, ये सब मेजरमेंट सिस्टम अलग है। फिलहाल हमारा आज का जो फोकस है वो डायमेंशनल फॉर्मूला पर है, इसलिए हम सिर्फ उतनी बात कर रहे हैं। देखा साहब, मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए T, ऐसे करके सारे लिख दिए। ठीक है, एक छोटी सी प्रॉब्लम और आती है आगे चल के फिजिक्स में। आपने कहीं पर कैपिटल L लिखा, अब कैपिटल L आगे जाके आप पढ़ेंगे फिजिक्स में एक टॉपिक मिलता है एंगुलर मोमेंटम, उसे भी कैपिटल L से रिप्रेजेंट हम करते हैं। एंगुलर मोमेंटम को भी कैपिटल L से ही रिप्रेजेंट किया जाता है। अब कैपिटल L जो लिखा हुआ है वो एंगुलर मोमेंटम है या लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला, पता कैसे चलेगा? दोनों में अंतर तो होना चाहिए ना कुछ। तो सारे साइंटिस्ट ने मिलकर ये निर्णय ले लिया कि ठीक है, अब से अगर हम डायमेंशनल फॉर्मूला लिखेंगे तो उसे स्क्वायर ब्रैकेट में लिखेंगे। एक ब्रैकेट लगाएंगे जो ये बताएगा साहब कि ये डायमेंशनल फॉर्मूला है। ये नॉर्मल L लिखा है मतलब एंगुलर मोमेंटम है, ब्रैकेट लगा के L लिखा है इसका मतलब लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला है। समझ में आ रही बात? ये ब्रैकेट लगाना बहुत जरूरी, नंबर कर सकते हैं आपके इस वक्त एग्जाम में अगर आपने नहीं लगाया तो। मतलब मास का डायमेंशनल फॉर्मूला ऐसे ब्रैकेट लगा के लिखना है, लेंथ का, टाइम का। इसको देख कैसे लग रहा, लेंथ का, टाइम का, मास का, सबका बदलेगा, ऐसा एक डायलॉग है ना। चलो कोई बात नहीं, पता नहीं आप अच्छे बच्चे हो, नहीं सुना क्या डायलॉग तो? माँ का, बाप का, भाई का, सबका बदला लेगा तेरा, नहीं सुना? चलो आजा जरा। तो यहाँ से एक बात हमें समझ में आती है कि मास के लिए M, लेंथ के लिए L, टाइम के लिए, इन सबका फॉर्मूला में इस्तेमाल करेंगे। सो नाउ वी आर गोइंग टू डिस्कस, नाउ वी आर गोइंग टू स्टार्ट द मेन कॉन्सेप्ट डायमेंशनल फॉर्मूला। इंपॉर्टेंट टॉपिक है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसलिए अपना पूरा ध्यान यहाँ रखें। जैसा कि हमने यहाँ पे देखा, स्पीड के लिए हमने कहा कि साहब स्पीड के लिए फॉर्मूला होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम, होता है स्पीड के लिए होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ लेंथ, तो लेंथ का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? L। टाइम का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा? T। सो इट विल बी LT, T को मैं ऊपर लेके जाऊंगा अगर तो T टू दी पावर -1। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ स्पीड इज LT-1। इज दैट क्लियर टू एवरीवन? ओके, second one formula I am going to discuss, that is volume. All of you know that volume is length into breadth into height. What is length? Length का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या हो जाएगा? L। ब्रेथ भी तो एक लेंथ है, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L। हाइट भी, इसका भी डायमेंशनल फॉर्मूला L। सो फाइनली इट विल बी L3, L3।
कोई प्रॉब्लम? व्हाट इज द डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ डेंसिटी? डेंसिटी का फॉर्मूला होता है मास अपॉन वॉल्यूम। मास अपॉन वॉल्यूम। मास फंडामेंटल क्वांटिटी है, इसका डायमेंशनल फॉर्मूला हो जाएगा m, और वॉल्यूम का हमने अभी भी निकाला L3, L3, so finally it will be ml -3। कोई प्रॉब्लम? निकाल पा रहे हैं सभी लोग? ठीक है, जरा नोट कर लेते हैं जल्दी से। डेंसिटी के बारे में बात होगी, ठीक है। ऐसे ही मैं अब आपके कुछ और फॉर्मूले लिख रहा हूँ। अब आपका काम क्या है? आपका काम है कि जब यहाँ फॉर्मूला मिल जाए, यहाँ क्वांटिटी का नाम मिल जाए, उसके आगे इसका फॉर्मूला मिल जाए, तो हम उसका डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। क्वांटिटी का नाम मिल जाए, उसका फॉर्मूला मिल जाए, तो हम डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार कर सकते हैं। आपका इस चैप्टर में टारगेट यही है, डायमेंशनल फॉर्मूला तैयार करना। ये फॉर्मूला कैसे आ रहा है, कहाँ से आ रहा है, बेसिक क्वांटिटी तो आप याद रख सकते हो। आगे चल के बहुत सारी क्वांटिटी ऐसे मिलेंगी जिनके फॉर्मूले आपने कभी सुने ही नहीं, उस क्वांटिटी का नाम कभी नहीं सुना, फॉर्मूला रट्टा नहीं मारना है। इस चैप्टर में हमें सिर्फ ये समझना है कि डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनाया जाता है। कोई क्वांटिटी क्या है, जैसे आगे चल के आएगा कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी, नाम ये अजीब है, कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी कभी सुना ही नहीं, पता नहीं कौन सी मिसाल का नाम आ गया, अग्नि 6 जो भी मिसाल है। तो कोफिशिएंट ऑफ विस्कोसिटी जो टॉपिक है वो हम आगे जाके पढ़ेंगे हाइड्रोलिक्स में, सेकंड फिजिक्स में पढ़ेंगे। ऐसे बहुत सारे टॉपिक हमें मिल जाते हैं, मॉडुलस ऑफ रिजिडिटी, तमाम टॉपिक इस तरह के हैं, यंग्स मॉडुलस, इस तरह के नाम मिलेंगे जिनके नाम आपने कभी सुने नहीं है, उनके फॉर्मूले आपको क्या मालूम होंगे। तो यूँ मान के चलिए कि क्वांटिटी के बारे में आपको पता है, फॉर्मूला आपको पता है, उसके बाद डायमेंशनल फॉर्मूला कैसे बनेगा ये सीखना है पहले, ठीक है। जैसे अब मैं आगे बात कर रहा हूँ, लेट सपोज मुझे पता करना है एक्सेलरेशन का, तो एक्सेलरेशन का फॉर्मूला हमारे पास क्या होता है, अभी पढ़ा भी था हमने, चेंज इन वेलोसिटी, मतलब वेलोसिटी अपॉन टाइम, वेलोसिटी अपॉन टाइम। क्या वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला में पता है? वेलोसिटी का हो या स्पीड का हो, दोनों एक ही बात है। ये डिस्टेंस अपॉन टाइम है, वो डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम उसकी बात करेंगे तो वो भी LT-1 ही आएगा, अपॉन में टाइम। ध्यान से देखना, तो मैं टाइम को अगर ऊपर लेके जाऊं, एक टाइम की पावर -1 पहले से है, एक और -1 पहुंच जाएगा, तो मिला के कितने हो जाएंगे? LT-2। एक्सेलरेशन का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया LT-2। कोई प्रॉब्लम? अभी अगले वाले टॉपिक पर हम आएंगे, इससे पहले थोड़ा सा आप एक दो बार ट्राई आप भी करें। जैसे फोर्स की बात कर रहा हूँ मैं, तो फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन। फोर्स का फॉर्मूला होता है मास इनटू एक्सेलरेशन, ठीक है। तो मास का डायमेंशनल फॉर्मूला आप जानते हैं m, एक्सेलरेशन का क्या हो जाएगा, अभी भी निकाला LT-2, तो मिला के क्या हो गया, याद कर लो इसको, एकदम रट्टा मार लो अच्छे से। इसको इसलिए रटने की कह रहा हूँ क्योंकि आगे इसका इस्तेमाल बहुत ज़्यादा किया जाएगा, एग्जाम में तो पूछ ही सकता है इसके बारे में बहुत शॉर्ट में, बट आगे हम बहुत सारे इस तरह के फॉर्मूले पढ़ने वाले हैं जहाँ पे फोर्स की आवश्यकता पड़ेगी कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या होगा। इसी से आप याद कर लीजिए, फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला होता है MLT-2, ठीक है। कोई प्रॉब्लम किसी को? जरा फटाफट से नोट करें जल्दी से, फिर हम आगे बढ़ रहे हैं। इसमें बीच बीच में ना वर्क का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स इनटू डिस्प्लेसमेंट, ठीक है ना। फोर्स, अच्छा फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता होगा, अभी भी निकाला आपने, क्या था ये आपको लर्न करना है, MLT-2, और डिस्प्लेसमेंट का क्या हो जाएगा L, तो मिला के क्या बनेगा, कोई भी इस चीज़ को लूज मत कर देना बिल्कुल, अभी ध्यान से देखना क्योंकि ये अब धीमे धीमे हम लोग लेवल 1 से लेवल 2 पर आ रहे हैं, फिर और आगे जाएंगे। ML2T-2, वर्क का डायमेंशनल फॉर्मूला हो गया ML2T-2। ये तो इस केस में था कि जब हमें फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला पता हो। आगे की बात करते हैं, बाई चांस मान लो नहीं पता हो, लेकिन हमें फोर्स का फॉर्मूला पता है। आगे चल के कई ऐसी क्वांटिटी होंगी जिसमें बहुत सारे ऐसे फॉर्मूले इस्तेमाल होंगे
जिसका डायमेंशनल फॉर्मूला आपको नहीं पता होगा। तो कैसे करके फाइनल डायमेंशन फॉर्मूला निकाला जाता है, एक छोटा सा ब्रीफ एग्जांपल देख लीजिए वर्क से ही। तो मुझे नहीं पता था कि वर्क के केस में फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है, मुझे नहीं मालूम था कि फोर्स का डायमेंशनल फॉर्मूला क्या है बाय चांस। वैसे तो आपको याद करना है बट आपको नहीं पता है तो, बट हमें ये मालूम है कि फोर्स का फॉर्मूला F इक्वल टू एम ए होता है। ठीक है, F इक्वल टू एम ए लगा दिया हमने। अभी देखो D डिस्प्लेसमेंट है, फंडामेंटल क्वांटिटी है, M फंडामेंटल क्वांटिटी है, क्या A फंडामेंटल है? एक्सेलरेशन नहीं, एक्सेलरेशन डायरेक्ट क्वांटिटी है। तो क्या एक्सेलरेशन का डायमेंशन फॉर्मूला आपको पता है? वैसे तो पता है LT-2, लेकिन अगर मान लो नहीं पता है, इतना भी नहीं पता, तो और आगे बढ़ते हैं। एक्सेलरेशन का फॉर्मूला मालूम है, वेलोसिटी अपॉन टाइम। अब देखो M फंडामेंटल, T फंडामेंटल, D फंडामेंटल, V अभी भी फंडामेंटल नहीं है। वेलोसिटी डायमेंशन फॉर्मूला मालूम है इसका, इतना तो पता होना चाहिए भाई, वेलोसिटी डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम होता है। हम मान लेते हैं कि बिल्कुल ही लो लेवल पर हो, आपको इसका डायमेंशन फॉर्मूला नहीं पता, तो वेलोसिटी की जगह हम लगा देंगे डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इनटू में डिस्प्लेसमेंट। अब ये सारी की सारी क्वांटिटी जो है वो फंडामेंटल है। देखो हो सकता है आपके दिमाग में ये आ रहा हो कि अगर हमें वेलोसिटी का डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं पता तो फॉर्मूला ही क्या पता होगा उसका। ये मैंने सिर्फ एग्जाम्पल लिया है, ये एक ऐसे एग्जाम्पल को लेके जो आपको समझ में आसानी से आ जाए। आगे जाके बहुत सारी ऐसी बड़ी बड़ी क्वांटिटी आएंगी जहाँ आपको डायरेक्ट डायमेंशन फॉर्मूला डायरेक्ट लगाओ किसी क्वांटिटी का, ऐसा ऑप्शन मिलेगा नहीं। तो उसकी जगह उसके फॉर्मूले लगा लगा के आप ऐसे लेवल पे पहुंच जाओगे जहाँ पे आपको डायमेंशनल फॉर्मूला पता होंगे। जहाँ की पता हो वहाँ जाके लगा देना आप। समझ में बात आ रही है ना? ठीक है, तो अब एम डी इंटू डी हो जाएगा। डी मतलब डिस्प्लेसमेंट, मतलब एल है, ये भी एल है, तो L2 और T को ऊपर लेके जाएंगे तो T की पावर -2, सेम निकल के आ रहा है ना। ये इसको डिटेल में किया हमने, ये हमने तब किया जब फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला पता है। दोनों ही केस में आपको उसे करना आना चाहिए, बट आपको बेसिकली तो हमें ये है कि फोर्स का डायमेंशन फॉर्मूला में याद होना चाहिए। इसे मिटा दूं या रहने दूं इसे? तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं जरा। देखिए वर्ग के आगे पावर, अब जल्दी से आप निकालेंगे, ठीक है। पावर का फॉर्मूला, पावर का फॉर्मूला होता है वर्क अपॉन टाइम। फटाफट से निकालने का प्रयास कीजिए जल्दी से। वर्क अपॉन टाइम, वर्क का आपने अभी भी लगाया है, वर्क अपॉन टाइम निकल गया, ठीक है। जरा चेक करेंगे, वर्क का हो गया ml2t-2 और टाइम का होता है t, तो t को एक ऊपर लेके जाओ तो कितना हो जाएगा? t-1 और पहुंचेगा ऊपर जाके, सो इट विल बी ml2 t-2 और -1 मिला के -3। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? आ रहा है समझ में? दिमाग में घुस रहा है? ठीक, बहुत बढ़िया। एक फॉर्मूला बताएं आगे, इस बार पूरा बनाओगे आप, ठीक है। जल्दी से करेंगे। काइनेटिक एनर्जी फॉर्मूला होता है हाफ इंटू मास इंटू वेलोसिटी स्क्वायर, हाफ mv²। एक बात आपको बता दूं मैं, हाफ इज अ नंबर, नंबर जो है वो कोई क्वांटिटी नहीं है, उसका कोई मेजरमेंट नहीं है। नंबर संख्या सिर्फ जो है वो, उसका कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। डायमेंशनल फॉर्मूला होता है क्वांटिटी का, फोर्स का, वेलोसिटी का, लेंथ का, जिनको हम मेजर करते हैं। नंबर मेजर नहीं होते, नंबर काउंटिंग की जाती है। तो नंबर्स का कोई डायमेंशनल फॉर्मूला नहीं होता। आपको डायमेंशनल फॉर्मूला लगाना है मास का, वेलोसिटी का। लगाइए और जल्दी से आंसर निकालिए, जल्दी कीजिए। जल्दी से कीजिए। तब तक मैं जरा इसको खिला पिला लूं कुछ। एम मास, डायमेंशन फॉर्मूला एम हो जाएगा। वी वेलोसिटी है, वेलोसिटी LT-1 होता है, तो LT-1 और पावर 2 लगी तो पावर 2 लगा देगा, ठीक है। तो मिला के क्या बन जाए देखो, ML2T-2। डायमेंशनल फॉर्मूला ऑफ काइनेटिक एनर्जी इज ऑल्सो ML2T-2। एक और करें, एक और करते हैं पोटेंशियल एनर्जी का। पोटेंशियल एनर्जी फॉर्मूला होता है mg
एच, पढ़ा होगा 9th क्लास में आपने। पोटेंशियल एनर्जी का फॉर्मूला होता है mgh, पढ़ा है ना विनय? mgh, m है मास, g है ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, मतलब एक्सेलरेशन है, ग्रेविटी की वजह से हो या किसी और वजह से हो, है तो एक्सेलरेशन। h है हाइट, जल्दी से लगाइए, निकालिए आंसर क्या आएगा। मास का हो गया m, g का हो गया, g एक्सेलरेशन है ना, एक्सेलरेशन का होता है LT-2, h हाइट है, हाइट मतलब लेंथ, भानु देख रहे हो इधर, MLT-2 और इनटू में L मिला के क्या आ जाएगा? ज्यादा बार नहीं आ रहा है? ML2T-2, काइनेटिक एनर्जी का भी यही आ रहा है, पोटेंशियल एनर्जी का भी यही आ रहा है, वर्क का भी यही आ रहा है। इसके लिए आपको एक सीक्रेट बता दूं मैं, अब से याद कर लो इस बात को, जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है, एनर्जी क्या है, देखो 9th में हमने ये भी पढ़ा था कि कभी भी किसी भी ऑब्जेक्ट पे हम कुछ वर्क करते हैं, हमने ऑब्जेक्ट पे वर्क किया, तो ऑब्जेक्ट पे वर्क करने पर वो वर्क उसमें एनर्जी की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। मतलब एनर्जी वर्क का एक कन्वर्जन है, बस वर्क को कन्वर्ट करके एनर्जी में कर दिया। किसी ऑब्जेक्ट के अंदर एनर्जी है तो वो वर्क कर पाती है, जैसे ये फैन चल रहा है हमारा, ये लाइट है, इसको एनर्जी मिल रही है तो ये वर्क करके दे रही है हमें लगातार। हम किसी ऑब्जेक्ट पे वर्क करते हैं, वर्क एनर्जी में, एनर्जी वर्क में कन्वर्ट होते रहते हैं, तो ये एक दूसरे के बदले हुए रूप हैं, बस क्वांटिटी वही है। इसलिए वर्क का भी यूनिट पढ़ा होगा आपने, वर्क का भी यूनिट होता है जूल, और एनर्जी का भी जो SI यूनिट है वो जूल होता है। इसलिए दोनों के डायमेंशनल फॉर्मूला भी सेम है, तो आगे से याद कर लें। एनर्जी किसी भी तरह की हो, चाहे काइनेटिक हो, पोटेंशियल हो, आगे जाके किसी भी तरह की एनर्जी आप स्टडी करें, हर एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला यही होगा, ML2T-2, याद रहेगा। एनर्जी का डायमेंशनल फॉर्मूला ML2T-2 ही होता है। कोई प्रॉब्लम किसी को? ठीक है, कुछ और एग्जांपल देखें जरा, इतने अगर पहले इसको नोट कर लें जरा।